बच्चों लास्ट लेक्चर तक हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी में? हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस के सिस्टम में आपस में इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी है, इंटरेक्शन एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं हम, ठीक है। दो चार्जेस एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, Q1 और Q2 r डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं, तो उन चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी पे जाने से पहले अगर हम अपने 11 को रिकॉल करें तो 11 में हमने, आपको याद हो 11 में हमने पढ़ा था कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। दो फोर्सेस हमने वहाँ पढ़े थे। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस किसे कहते हैं, एक बार रिकॉल करें सारी चीज़ों को। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ डिफाइंड है, पोटेंशियल एनर्जी भी हमने पढ़ी है वर्क एनर्जी पावर में, उसी पोटेंशियल एनर्जी को हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइंड है वो डिफाइंड है ओनली फॉर द सिस्टम। कौन सा सिस्टम? ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम पर कंजर्वेटिव फोर्सेज एक्ट कर रहे होंगे, सिर्फ उस सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्सेज किसे कहते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस कहलाते हैं जिन फोर्सेस के लिए किया गया वर्क डन, ऐसे फोर्सेस सच दैट वर्क डन फॉर विच डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। तो किस बात पे डिपेंड करता है वर्क डन? इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कौन कौन से पढ़े थे कंजर्वेटिव फोर्सेस? हमने स्प्रिंग फोर्स पढ़ा था 11 में, स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था mg, mg इज ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो mg के लिए हमने वर्क डन देखा था। तो mg के लिए वर्क डन डिपेंड करता है, किस बात पे डिपेंड करता है? ओनली ऑन हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है। पाथ पे डिपेंड नहीं करता कि बॉडी को h हाइट पे हम किस पाथ के थ्रू लेके जा रहे हैं, ठीक है। किसी भी पाथ से लेके जाएं, वर्क डन जो है h हाइट पर ले जाने में क्या गया वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज mgh होता है। क्लियर बच्चों? तो हम दो वर्क डन निकालते हैं। मैं अगर आपको वापस रिकॉल कराऊं, हम दो वर्क डन निकालते हैं। एक निकालते हैं वर्क डन बाय, एक हम निकालते हैं वर्क डन बाय फोर्स। वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स हम कैसे निकाल रहे होते हैं? F.S, या अगर वेरिएबल फोर्स है तो इंटीग्रेशन F/dx। अगर फोर्स वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन F/dx, इस वेरिएबल फोर्स को इंटीग्रेट करते हैं, और कांस्टेंट है तो F.S। और दूसरा हम निकालते हैं वर्क डन अगेंस्ट फोर्स। अगेंस्ट फोर्स वर्क डन कैसे निकलता है? या माइनस ऑफ F.S या माइनस ऑफ इंटीग्रेशन F/dx, ठीक है। वर्क डन बाय द फोर्स या वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स, हम ये वर्क डन निकाल रहे होते हैं। क्लियर है बच्चों? तो अगर हम यहां देखें कि वर्क डन अगेंस्ट फोर्स जो है, वर्क डन अगेंस्ट फोर्स क्या चीज़ है? वर्क डन अगेंस्ट फोर्स जो है वो किसके इक्वल है? माइनस ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स के इक्वल है। क्लियर? पहले भी डिस्कशन में हम ले चुके हैं। अगर मैं h हाइट से, ग्राउंड से किसी बॉडी को h हाइट पे लेके गया, यहाँ से बॉडी को, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से बॉडी को h हाइट पे ले जाने में क्या गया, अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं ये h हाइट पे ले जाने में, तो mg कहाँ है? जब बॉडी को ग्राउंड से ऊपर लेके जा रहे हैं तो mg कहाँ है? देखिए जरा, mg कहाँ है? नीचे है। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है बॉडी का? s इज इक्वल टू h, ऊपर है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो वर्क डन बाय mg, ग्राउंड से h हाइट तक रेज करने में जो वर्क डन होगा बाय mg वो कितना होगा मेरे बच्चों? Fs cos 180 डिग्री, बिकॉज यहाँ पर फोर्स है मेरा mg और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री है। तो वर्क डन बाय mg जो होगा, वर्क डन बाय mg कितना होगा? f की वैल्यू रखूँ mg, s इज इक्वल टू h, cos 180 इज -1 माइनस mgh। तो ग्राउंड से बॉडी को h हाइट पर ले जाने में क्या गया वर्क डन जो है वो कितना है? माइनस mgh है। ग्राउंड से h हाइट पे बॉडी को ले जाने में क्या गया वर्क डन बाय दिस कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय दिस कंजर्वेटिव फोर्स
mg इज द कंजर्वेटिव फोर्स, कितना माइनस mgh है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बॉडी की, mgh। h हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh। तो अगर मैं इन दोनों को देखूं तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी, अगर वर्क डन बाय mg इतना है तो वर्क डन अगेंस्ट mg कितना होगा, वर्क डन बाय mg अगर इतना है तो वर्क डन अगेंस्ट mg कितना होगा मेरे बच्चों, वर्क डन अगेंस्ट mg अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना, माइनस mgh, तो वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स कितना होगा, mgh। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी कौन है, माइनस mgh है या mgh है h हाइट पे, ऑब्वियसली mgh है। इसका मतलब कि h हाइट पे जो बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, वर्क डन अगेंस्ट mg। और अगर हमने बाय mg निकाला, इन दोनों रिलेशन को देखें, इन दोनों को देखें तो अगेंस्ट ये दोनों इक्वल, ये बाय mg निकाला वर्क डन, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी होगी वर्क डन बाय mg। बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी निकालनी है हमने, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी निकालनी है, तो मुझे क्या निकालना होगा, वर्क डन अगेंस्ट mg अगर मैं निकाल दूं तो वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। और अगर मैंने वर्क डन बाय mg निकाला है तो क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फिर उसको माइनस साइन से इक्वेट कराना होगा। ठीक है, समझ रहे बात को। तो हमने दो फोर्सेस पढ़े थे, एक कंजर्वेटिव फोर्सेस और दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। mg जो है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल है। क्लियर। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से फोर्सेस होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनके लिए क्या गया, वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। अगर पाथ चेंज हो गया तो वर्क डन चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों फोर्सेस के लिए दोनों को कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी में क्यों रखा गया है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का एग्जांपल क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का एग्जांपल है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस एंड ऑल डिसिपेटिव फोर्सेस। ठीक है, इनको अलग अलग कैटेगरी में क्यों रखा गया है, इनको अलग अलग कैटेगरी में इसलिए रखा गया है बच्चों कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए जो किया गया वर्क डन है वो लॉस नहीं होता है। कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए किया गया वर्क डन लॉस नहीं होता। तो कहाँ जाता है ये वर्क डन, ये बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है। यानी पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइंड है, हर उस सिस्टम के लिए डिफाइंड है जिस सिस्टम पे कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा होगा। जहां भी आप सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ोगे वहां पोटेंशियल एनर्जी जरूर पढ़ रहे होगे। आपने 11th क्लास में ग्रेविटेशन पढ़ा, तो ग्रेविटेशन फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वहां आपने पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ा है, दो मासेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस ऑफ Gm1 M2 अपॉन R, या बॉडी की ग्राउंड से H हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh। ठीक है, ये आपने पढ़ा है। इसी तरीके से आपने स्प्रिंग फोर्स पढ़ा, तो स्प्रिंग फोर्स भी आपका कंजर्वेटिव नेचर का है। जब स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का है तो आप याद करो, आपने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव किया था, वहां पर U इज इक्वल टू हाफ kx²। क्यों किया था, बिकॉज हम कंजर्वेटिव सिस्टम में काम कर रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए काम कर रहे हैं। जब भी हम ऐसा सिस्टम पढ़ रहे होंगे जहां पे फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का होगा, तो वहां सिस्टम में स्टोर्ड एनर्जी जो होगी वो पोटेंशियल एनर्जी आपको वहां पे मिल रही होगी। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या करते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बॉडी की एनर्जी को लॉस करा रहे होते हैं। किस फॉर्म में लॉस करा रहे होते हैं, हीट की फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में, चिंगारी की फॉर्म में, स्पार्क प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, हीट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, लाइट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, हीटअप हो रहा होता है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है ऑलवेज एनर्जी का लॉस करा रहे होते हैं। ठीक है, तो कोई भी एनर्जी मेरे बच्चों, कोई भी एनर्जी क्या चीज़ है, वर्क डन है। ये बात आप अपने जहन में बैठा लें। आपको किसी भी एनर्जी का कैलकुलेशन करना है तो आपने क्या करना होगा, वर्क डन को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, आपने हीट एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो आपने वर्क डन निकालना होगा, सिस्टम में देखना होगा कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है क्या। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है तो आपने उसके लिए वर्क डन निकालना होगा। उसके लिए जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस्ड, एनर्जी लॉस। जब भी आपने एनर्जी लॉस निकालना है, अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो आपने देखना होगा सिस्टम पे कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर आपने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो वर्क एनर्जी थ्योरम में अगेन वर्क डन इज द काइनेटिक वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। यानी बॉडी पे जितने भी फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, एक एक करके सारे फोर्सेज के लिए वर्क डन निकालना होगा, उस वर्क डन को टुगेदर ऐड करना होगा। वो जो आएगा वर्क डन वो किसके बराबर जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर जा रहा होगा।
ठीक है। तो हमारे पास हम अब यहाँ पे चूंकि हम ग्रेविटेशनल, हम इलेक्ट्रोस्टैट में जो हमारा फोर्स है, जो चार्जेस के सिस्टम के बीच में जो फोर्स है, वो फोर्स अगेन जो है वो कैसा है, कंजर्वेटिव नेचर का है। जब फोर्स कंजर्वेटिव है तो चार्जेस के सिस्टम में एनर्जी स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही होगी, ठीक है। तो चार्जेस के सिस्टम में एनर्जी स्टोर होगी, किस फॉर्म में स्टोर होगी वो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगी, इसे जिसको हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कह रहे होते हैं। हम उस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। और पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन मैंने क्या बताया, ये पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन है। आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन के लिए यही फॉर्मूले हैं, क्या है कि चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू या तो वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स, अगर आपने, या फिर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। आपने ये दो वर्क डन निकालने हैं। अगर आप अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन निकाल रहे हो तो वो चेंज अगेंस्ट वर्क डन फोर्स आपने निकालना सीखा है। अगर चार्ज पार्टिकल को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहे हैं तो वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स कितना होता है, चार्ज पार्टिकल को WAB, A से B तक ले जाने में क्या गया वर्क डन, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड या अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स बताया हमने, पोटेंशियल में कैलकुलेट किया। अगर चार्ज पार्टिकल Q0 जा रहा है, कहाँ से कहाँ गया चार्ज पार्टिकल, A से B गया, तो A से B जाने में बाद वाले पॉइंट का पोटेंशियल माइनस पहले वाले पॉइंट का पोटेंशियल। तो ये कौन सा वर्क डन निकाला मैंने, अगेंस्ट, यानी ये वाला वर्क डन निकाला, अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क डन निकाला। तो इसका मतलब ये जो वर्क डन है ये क्या है, बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये जो वर्क डन है ये चार्जेस इस चार्ज के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। और अगर मैं यहाँ पे हूँ, अगर मैंने ये निकाला, अगर मैंने ये निकाला WAB इज इक्वल टू Q0 VA माइनस VB, अगर मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूँ तो चार्ज पार्टिकल कहाँ से कहाँ जा रहा है, A से B, A से B ले जाने में वर्क डन निकाल रहा हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस क्या ले रहा हूँ, पहले वाले पॉइंट का पोटेंशियल माइनस बाद वाले पॉइंट का पोटेंशियल। तो मैंने क्या कौन सा वर्क डन निकाला, बाय इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क डन निकाला। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करना होगा, इसको उठा के माइनस साइन से इक्वेट कराना होगा। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए इसको माइनस साइन से इक्वेट कराना होगा, ठीक है, यानी माइनस ऑफ Q0 इंटू VA माइनस VB। चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी। क्लियर है बच्चों। तो कोई भी एनर्जी वर्क डन है, माइंड में आप बैठा लें। तो एनर्जी का कैलकुलेशन जब भी हम कर रहे होंगे तो हमें वर्क डन कैलकुलेट करना होगा। पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए वर्क डन है। कौन सा वर्क डन है कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, अगेंस्ट, और अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स हम वर्क डन कैलकुलेट करते हुए आए हैं। उसी को हमने यहाँ पर, इसी को लगा के हमने वर्क डन को कैलकुलेट करते हुए एनर्जी का कैलकुलेशन करते हुए चलना है, ठीक है। अब इसको डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। इसको अब हम डिफाइन करते हैं कि कैसे कहते हैं, क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। कोई भी एनर्जी मैंने क्या कहा है, वर्क डन होती है, ठीक है। तो कोई भी एनर्जी क्या होती है, वर्क डन होती है। तो यह पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम की है वो भी क्या है, वर्क डन है। कौन सा वर्क डन है, इन ब्रिंगिंग द चार्जेस, in bringing the charges from infinity to their respective location in the system against
अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक का हो या अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स का हो या अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का हो। ठीक है, ठीक है। तो एक सिस्टम में चार्जेस को किसी भी एक ट्रायंगल में, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 कॉर्नर पे 3 पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं, हमने इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो कैसे निकलेगी कि सिस्टम में इन्फिनिटी से एक एक करके चार्जेस को उनकी रिस्पेक्टिव लोकेशन में लाने में किया गया वर्क डन। कौन सा वर्क डन? अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, वो जो वर्क डन है वो वर्क डन इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस फॉर सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, हमारे पास 2 चार्जेस है बच्चों सिस्टम में, एक है ये Q1 और एक है ये Q2। इन दोनों चार्जेस के सिस्टम की मैंने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ठीक है, बोथ द चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस जो है वो कितनी है? R है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इनिशियली मैंने क्या करना है, मैंने चार्जेस को एक एक करके इन्फिनिटी से लेके आना है इनके रिस्पेक्टिव लोकेशन तक। पहले इनके रिस्पेक्टिव लोकेशन तक लाने में क्या गया? वर्क डन निकालना है। दैट वर्क डन इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियली मैंने अज्यूम कर लिया लेट Q1 एंड Q2 आर एट इन्फिनिटी। कहाँ है Q1 एंड Q2? इन्फिनिटी पे हैं। ये दोनों चार्जेस इनिशियली कहाँ हैं? इन्फिनिटी पे हैं। यहाँ पे सिस्टम में कोई चार्ज नहीं है। जब यहाँ सिस्टम में कोई चार्ज नहीं है तो पॉइंट ए पे पोटेंशियल क्या होगा? तो सिस्टम में तो यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे सराउंडिंग में, इसका मतलब कोई फील्ड नहीं है। चार्जेस ही ना प्रोड्यूस करेंगे फील्ड। जब फील्ड नहीं है तो ए पे पोटेंशियल भी नहीं है, बी पे पोटेंशियल भी नहीं है, ना फील्ड है ना पोटेंशियल है। तो ए पे पोटेंशियल कितना है? 0 और बी पे भी पोटेंशियल कितना है? 0। ठीक है, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है? 0। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0। तो वर्क डन सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू A। चार्ज Q1 को, ये Q1 में ले आया, चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से पॉइंट A तक लाने में क्या गया? वर्क डन निकालना है। A पे पोटेंशियल 0, जिस पॉइंट पे आ रहा है चार्ज उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? 0। बी पे पोटेंशियल, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0। तो ए और इन्फिनिटी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 0। तो पहले चार्ज को सिस्टम में लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क डन क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पहले चार्ज को कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल एम्प्टी स्पेस में चल रहा होगा, जहाँ कोई फील्ड नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक फोर्स, चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा फील्ड के अंदर। चार्ज पार्टिकल ऐसे रीजन में चल रहा है जहाँ किसी तरीके का कोई फील्ड मौजूद नहीं है, तो ऐसी जगह पे चार्ज पार्टिकल चल रहा होगा, तो वहाँ पर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स या अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा? 0। ठीक है, विदाउट वर्क डन चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। क्लियर हो गया? अब ये चार्ज Q1 आ गया, तो ये चार्ज Q1 क्या करेगा? अब बी पे पोटेंशियल प्रोड्यूस कर देगा। अब यहाँ पर सराउंडिंग में चार्ज Q1 प्रेजेंट है, तो पोटेंशियल बी पे आ जाएगा। किसकी वजह से आ जाएगा? बी पे Q1 की वजह से आ जाएगा। नाउ पोटेंशियल एट बी ड्यू टू Q1। अब जब दूसरा चार्ज में लेके आऊंगा तो वो दूसरा चार्ज इसके फील्ड में आ रहा होगा, Q1 के फील्ड में आ रहा होगा दूसरा चार्ज। ठीक है, तो Q1 के दूसरे चार्ज को लाने में, ठीक है, चूंकि फील्ड में मूव करेगा, इसके रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा पॉइंट बी तक लाने में, तो दूसरे चार्ज को लाने में वर्क डन मिलेगा। वो वर्क डन कैसे निकलेगा? नाउ पोटेंशियल एट बी ड्यू टू चार्ज Q1 एट ए, तो बी पे अगर हम पोटेंशियल निकालेंगे VB इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अपॉन R। ठीक है, ये पोटेंशियल आ गया। अब जब पोटेंशियल आ गया, अब चार्ज Q2 को लेके आ रहा हूं। कहां से लेके आना Q2 को? इन्फिनिटी से B तक। नाउ वर्क डन, खाली वर्क डन का मतलब क्या होता है मैंने बताया था? अगेंस्ट।
ठीक है। तो वर्क डन बाय, वर्क डन इन ब्रिंगिंग, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू B, इंफिनिटी से B तक लाने में क्या गया वर्क डन, क्या होगा, W इज इक्वल टू क्यू नॉट, कहाँ से चला चार्ज, इंफिनिटी से B पे, कौन सा वर्क डन निकालना है, अगेंस्ट, तो बाद वाला पॉइंट कौन सा है, B, तो VB माइनस B इंफिनिटी, तो इंफिनिटी का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो, ठीक है। तो जब इंफिनिटी का पोटेंशियल जीरो है तो वर्क डन को मैं डायरेक्टली यहाँ पे Q नॉट इंटू VB लिख सकता हूँ, ठीक है, Q नॉट इंटू VB। इस VB को उठा के यहाँ रख दो, सॉरी Q नॉट नहीं Q2, क्योंकि कौन सा चार्ज पार्टिकल आ रहा है, Q2 चार्ज पार्टिकल आ रहा है, Q2 चार्ज पार्टिकल को लाने में क्या गया वर्क डन, क्या हो जाएगा, Q2 इंटू VB, VB को उठा के यहाँ डालो तो W2 इज इक्वल टू जो हो गया वो इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो गई बच्चों V इज इक्वल टू टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, ठीक है। इन्फिनिटी से चार्जेस को उनकी रिस्पेक्टिव लोकेशन तक लाने में क्या गया, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना है, W1 प्लस W2, तो W1 तो जीरो है और W2 इतना है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस के लिए, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। तो दो चार्जेस Q1 Q2 अगर R डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। नोट यहाँ ध्यान देंगे, क्या है नोट, पुट Q1 एंड Q2 विद साइन, ठीक है। तो जो Q1 एंड Q2 है उसको किसके साथ पुट करेंगे, साइन के साथ। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो एनर्जी सिस्टम की पॉजिटिव होगी, दोनों नेगेटिव हैं तो अगेन एनर्जी पॉजिटिव होगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो चार्जेस के साइन के साथ यहाँ पर एनर्जी के कैलकुलेशन के लिए चार्जेस का साइन लेके चल रहे होंगे, ठीक है बच्चों। आप सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस के लिए निकालें, फॉर अ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस देखें, फॉर अ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस, तीन पॉइंट चार्जेस के सिस्टम की अगर मैं एनर्जी निकालूं तो ये मान लिया ये 3 चार्जेस हैं, ये Q1, ये Q2, ये Q3, R12, R13, R23, ठीक है, A B C, 3 चार्जेस का सिस्टम है, क्लियर। ए बी सी पॉइंट पे 3 चार्जेस रखे हुए हैं, इन चार्जेस के सिस्टम की हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो अगेन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन चार्जेस को एक एक करके यहाँ पे एक एक करके इन्फिनिटी से मान लिया, लेट Q1, Q2 एंड Q3 ऑल चार्जेस आर एट इन्फिनिटी, ठीक है। नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1, क्या निकालूं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू A, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो है, A पे पोटेंशियल जीरो है, तो पहले चार्ज को लाने में क्या गया, वर्क डन जो है वो क्या है, जीरो है। फर्स्ट चार्ज को लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। सेकंड अगर मैं देखूं
ठीक है, यानी फर्स्ट चार्ज आ गया Q1। अब ये Q1 जो होगा यहाँ पे सराउंडिंग में पोटेंशियल प्रोड्यूस कर देगा। तो Q1 अब मैं Q2 को लाने जा रहा हूँ B पे, तो Q1 की वजह से B पे पोटेंशियल देखूँ ना, पोटेंशियल एट B कितना होगा बच्चों, VB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12, Q1 अपॉन R12। ठीक है, ये आ गया पोटेंशियल एट B। जब पोटेंशियल निकल आया तो B का पोटेंशियल मुझे पता लग गया कितना है, इतना है। तो नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू B। तो अब इंफिनिटी से B पे चार्ज Q2 को लेके आना है, इंफिनिटी से B पे चार्ज Q2 को लेके आना है। तो इंफिनिटी से B पे चार्ज Q2 को लाने में क्या गया, वर्क डन जो होगा Q2 इंटू लास्ट वाला पॉइंट कौन सा है, BB माइनस B इंफिनिटी, इंफिनिटी से B आ रहा है और इंफिनिटी का पोटेंशियल क्या, 0। तो Q2 इंटू BB, और BB क्या है, ये है आपका 1/4 पाई एफ नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। यहाँ से उठा के यहाँ पे इसको रख दो, तो W2 आपका कितना हो गया, Q2 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो W2 हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन 2, ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। ठीक है, अब सिस्टम में दो चार्जेस आ गए, अब थर्ड चार्ज लेके आना मैंने यहाँ पर। जब थर्ड चार्ज यहाँ पे लेके आना है मैंने, तो यहाँ पे लाने के लिए पॉइंट C का पोटेंशियल चाहिए। अब पॉइंट C पे पोटेंशियल कौन देगा, Q1 देगा और Q2 देगा, दोनों देंगे। C पे पोटेंशियल Q1 भी दे रहा होगा, Q2 भी दे रहा होगा। तो अब अगर मैं पोटेंशियल एट C निकालूं, पोटेंशियल एट C, तो VC इज इक्वल टू Q1 की वजह से पोटेंशियल कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R13 प्लस 1 इसकी वजह से कितना, Q2 की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R23। ये आ गया। नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q3 फ्रॉम इंफिनिटी टू C। अब Q3 को यहां लेके आ रहा हूं मैं, तो इंफिनिटी का पोटेंशियल 0। तो कहां से कहां ला रहा हूं, कौन से चार्ज को, Q3 चार्ज को ला रहा हूं। कहां से ला रहा हूं, इंफिनिटी से C पे। जब इंफिनिटी से C पे ला रहा हूं तो इंटू VC माइनस B इंफिनिटी, बाद वाला पॉइंट माइनस पहले वाला पॉइंट, इंफिनिटी का पोटेंशियल 0। इसको उठा के यहाँ डाल दो। जब इसको उठा के यहाँ डालोगे तो ये Q3 से ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, तो W3 आपका जो आएगा निकल के, वो क्या आएगा निकल के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23। ठीक है बच्चों, तो ये आया आपका निकल के। तीसरे चार्ज को लाने में क्या गया, वर्क डन। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी PE ऑफ सिस्टम क्या आ गई मेरे बच्चों, W1 प्लस W2 प्लस W3। तो U इज इक्वल टू क्या आ गई, 0 प्लस W2 ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R12, ठीक है, प्लस ये दोनों, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, जब आपकी ये पोटेंशियल एनर्जी है तो U कितना आया आपका, तो U आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आपका आ जाएगा कॉमन बाहर। ठीक है, ये तो कॉमन आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जब ये कॉमन आया तो अंदर क्या बचा, अंदर आपका बचा Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। ठीक है,
बच्चों आवाज़ थोड़ा गूंज रही है। क्लासरूम कुछ ऐसा है, मैं कहीं बाहर आया हुआ हूँ और क्लासरूम बड़ा सा क्लासरूम है, बच्चे बैठे नहीं हैं। जो क्लासरूम में बच्चे बैठे होते हैं तो आवाज़ गूंजती नहीं है। यहाँ आवाज़ गूंज रही है बहुत ज़्यादा। मेडिकल कॉलेज में आया हुआ हूँ मैं, उसी मेडिकल कॉलेज के क्लासरूम में क्लास ले रहा हूँ, तो खाली क्लास है, क्लास गूंज रही है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करें हैं। तो ये जो है ये आ गया, क्लियर बच्चों। अब अगर इसको मैं समेशन की फॉर्म में लिखूं तो समेशन की फॉर्म में मैं क्या लिख सकता हूं, उसको देखें मैं कैसे लिख रहा हूं समेशन की फॉर्म में। 1/4πε0 समेशन i इज लेस देन j, i इज लेस देन j qi इंटू qj अपॉन rij। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है कि J की वैल्यू ऑलवेज I से ग्रेटर रखनी है। पहली बात, इक्वल नहीं रखनी, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। I इक्वल टू J नहीं रखना, यानी अगर I आपने 1 रखा तो J 1 नहीं आएगा। J हमेशा I से बड़ा आना है, छोटा भी नहीं आना। जब आप इस पैटर्न पे समेशन को लगाओगे तो इतने टर्म्स मिल जाएंगे, ठीक है। टोटल टर्म्स कितने होंगे? अगर टोटल टर्म्स की हम बात करें, टोटल टर्म्स होंगे आपके पास, आपको वेरीफाई करना हो ना कि मैंने समेशन सही लगा दिया, तो आप ये ध्यान रखना न्यूमेरिकल में इतने टर्म्स होंगे। वेयर n क्या है? नंबर ऑफ चार्जेस इन द सिस्टम। n क्या है? नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस इन सिस्टम। ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए बता दिया, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाओगे तो ये आएगा नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस इन द सिस्टम। जैसे 3 चार्जेस का सिस्टम है, ये 3 चार्जेस का सिस्टम है ना, कितने टर्म्स हैं? 1 2 3, तो करो n की जगह 3 रख दो, 3 इंटू 2 अपॉन 2, तो 3 आ गया। अगर 4 चार्जेस का सिस्टम है, 4 माइनस 1 3, 4 इंटू 3 अपॉन 2, तो कितने टर्म आएंगे? 6 टर्म आएंगे। अगर 8 चार्जेस का सिस्टम है, 8 क्यूब के 8 कॉर्नर पे 8 चार्जेस रखे हुए, तो ऐसे ऐसे कितने टर्म्स आएंगे? समेशन को खोल के कितने टर्म्स आएंगे? 8 इंटू 7 अपॉन 2, 28 टर्म्स आएंगे। 56/2, 8 7 56/2, तो 28 टर्म्स मिलेंगे आपको। ऐसे ऐसे 28 टर्म्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो हो गया, इस फॉर्मूले को हमने एक्सटेंड कर दिया किसके लिए? आप एनी नंबर ऑफ चार्जेस के लिए लगा सकते हैं, फॉर सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। किसी भी चार्जेस के सिस्टम के लिए आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास 4 क्वेश्चन है आपके पास, बात ध्यान रहे कि Q1 Q2 Q3 Q4 सारे चार्जेस को उसके साइन के साथ रखेंगे। ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि एक स्क्वायर के या किसी रेक्टेंगुलर शेप की बॉडी के, मान लो इस पे ये R12 है डिस्टेंस, ये R23 है, ये R34 है और ये R14 है, ठीक है। वो चारों कॉर्नर पे चार्जेस रखे हुए, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक। कहेगा आप सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालो, या सिस्टम को बनाने में क्या गया वर्क डन निकालो, या सिस्टम को तोड़ने में क्या गया वर्क डन निकालो। कि इस सिस्टम को ब्रेक करना है तो बाहर से कितनी एनर्जी सप्लाई करनी होगी, सब के लिए पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन करना है, क्लियर। तो कितने चार्जेस हो गए? 1 2 3 4। टोटल टर्म्स कितने मिलेंगे? n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 करोगे तो 6 टर्म मिलेंगे। ये लगाओगे ना, 4 इंटू 3 अपॉन 2, तो 6 टर्म मिलेंगे। तो 6 टर्म कैसे मिलेंगे? देखो इस समेशन को मैं लगा रहा हूँ, इस वाले समेशन को लगा रहा हूँ। u इज इक्वल टू 1/4πε0, तो कॉमन आ गया, ठीक है। r की i की वैल्यू रखो 1, यहाँ पे i की वैल्यू 1 रखो, i की वैल्यू 1 रख दी, q1 हो गया। अब j क्या रखना है? 1 नहीं रखना, इक्वल नहीं है, 1 से बड़ा रखना है, तो j2 हो गया। तो नीचे 1 2 के बीच की डिस्टेंस 1, q1 1 फिक्स कर दिया हमने। अब j क्या हो सकता है? 3 भी हो सकता है,
1 फिक्स कर दिया हमने। अब जे क्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है, हो सकता है। अब आगे इतने 4 चार्जेस हैं ओनली, और कोई चार्ज है नहीं, ये स्टॉप हो गया 1 के लिए। अब आई की वैल्यू 2 रखो यहाँ, आई की वैल्यू 2 रखो इसमें। तो जब आई की वैल्यू 2 डालोगे तो जे कितना हो सकता है, 3 R23 प्लस आई की वैल्यू 2 रखी यहाँ, जे कितना हो सकता है, जे के सारे पॉसिबल वेरिएशन लिख लो, 4 R24। हो गया 2 का काम खत्म। अब आई की वैल्यू 3 डाल दो, एक एक करके बढ़ाते चले जाओ आई की वैल्यू। पहले 1 डाला, फिर 2 डाला, अब 3 डाल दिया। 3 डाला तो जे कितना होगा, 4/R34, Q24 Q24/R34। ठीक है, ये आ गया। अब आई की वैल्यू जब 4 डालोगे तो जे की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी बड़ी, तो ये आपका आंसर है। ठीक, ऑब्वियसली ये इंट्रैक्शन एनर्जी है। क्या है, इंट्रैक्शन एनर्जी। चार्जेस के आपस में इंट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी है वो है ये इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी है। किसका कैलकुलेशन किया हमने, इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी का। 2 प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, इंट्रैक्शन एनर्जी, दूसरी सेल्फ एनर्जी। पॉइंट चार्जेस के पास सेल्फ एनर्जी नहीं होती, पॉइंट चार्जेस के पास सेल्फ एनर्जी नहीं होती। पॉइंट चार्जेस के सिस्टम में ओनली इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी होती है। सेल्फ एनर्जी का कैलकुलेशन हम आगे करेंगे। ठीक है, सेल्फ एनर्जी का कैलकुलेशन हम आगे करेंगे। अभी हम सिर्फ पॉइंट चार्जेस के सिस्टम की इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंट्रैक्शन कितने हो रहे हैं, 6 इंट्रैक्शन है, 1 2 3 4 5 6। ऑब्वियसली 6 इंट्रैक्शन है। कैसे, 4 साइड इंट्रैक्शन, इन दोनों चार्जेस के बीच में इंट्रैक्शन 1, इन दोनों के बीच में 2, इन दोनों के बीच में 3, इन दोनों के बीच में 4 साइड इंट्रैक्शन, 2 डायगोनल इंट्रैक्शन 5 और 6। ठीक है, ऐसे मिलेंगे। क्लियर हो गया। ठीक है, अगर एक स्क्वायर, अब आपको देखें ये न्यूमेरिकल है, आपको ये Q1 Q2 Q3 Q4 इनमें से कोई नेगेटिव चार्ज होगा, कोई पॉजिटिव चार्ज गिवन होगा, और ये साइड्स दी हुई होंगी। तो यहाँ पे चार्जेस को साइन के साथ रखना है। सॉल्व हो गया न्यूमेरिकल, मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी है। अगर आपके पास क्यूब दिया हुआ, क्यूब मान लो, और क्यूब की 8 वर्टेक्स पे चार्जेस रखे हुए, आपके पास अगर ये क्यूब है, यहाँ 8 कॉर्नर पे चार्जेस रखे हुए, क्यूब के 8 कॉर्नर होते हैं ना, क्यूब के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 8 कॉर्नर होते हैं। Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8, ये 8 कॉर्नर हैं। तो 8 कॉर्नर है तो कितना मिलेगा, 8 × 7/2 56/2 28 टर्म्स मिलेंगे। अब 28 टर्म्स कहाँ से आएंगे। ठीक है, कितनी साइड्स हैं क्यूब की बताओ तो सही। क्यूब की जो एजेस हैं, जो साइड्स हैं, ये कितनी हैं, 12 एजेस हैं। ठीक है, 1 2 3 4 ये छत पे 4 साइड्स, फ्लोर पे 4 साइड्स 8, और ये छत और फ्लोर को कनेक्ट करने वाली 4, ये 1 2 3 4 साइड ही हो गई, 12 साइड हो गई। तो 12 तो जो मिलेंगे साइड्स इंट्रैक्शन, वो आपने देख लेने हैं साइड्स में कौन कौन से चार्जेस रखे हुए। ठीक है, कितने फेस हैं क्यूब के, 6। एक फेस पे कितने इंट्रैक्शन आएंगे, डायगोनल इंट्रैक्शन, ये तो साइड इंट्रैक्शन तो इसमें इंक्लूड हो गए। 6 फेसेस, एक फेस पे एक फेस डायगोनल ये, और एक फेस डायगोनल ये। एक फेस पे 2 डायगोनल मिलेंगे, तो जो फेसेस हैं 6, तो 6 दूनी 12, तो 12 क्या हो गया, 12 फेस डायगोनल इंट्रैक्शन। कितना होगा, 12 12 24। अब बचा बॉडी डायगोनल, ये जो बॉडी डायगोनल है, ये और ये क्यूब का जो बॉडी डायगोनल है, तो जो बॉडी डायगोनल है, एक ये मिला इन दोनों के बीच में, एक ये मिला इन दोनों के बीच में 2, एक इन दोनों के बीच में मिलेगा 3, और एक इन दोनों के बीच में मिलेगा 4। तो वो क्यूब के डायगोनल देखोगे तो 4 डायगोनल होंगे क्यूब के बॉडी डायगोनल। ठीक है, कमरे में अपने घर के रूम में देखो, एक कॉर्नर ये मिलेगा,
एक डायगोनल हो गया, एक कॉर्नर ये मिलेगा, एक डायगोनल हो गया, क्योंकि क्यूब में आप अगर प्लेन सरफेस कॉर्नर टू कॉर्नर मिला के रखोगे तो दो प्लेन आ सकते हैं ना, एक प्लेन ऐसे और एक प्लेन ऐसे, दो क्रॉस प्लेन आएंगे ना ऐसे, एक प्लेन ऐसे कॉर्नर मिलाते हुए ऐसे दो क्रॉस प्लेन आएंगे, तो एक प्लेन पे कितने डायगोनल जाएंगे? दो। इस वाले प्लेन पे दो डायगोनल, तो टोटल कितने हो गए? 4 बॉडी डायगोनल, 4 बॉडी डायगोनल। तो ये बहुत आसान होता है, बहुत 28 टर्म नहीं आ रहे होते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन हो रहा होता है। 12 फेसेस के 12 टर्म एक साथ आ जाते हैं, 12 इंटू, अगर सब पे मान लो सब पे क्यू चार्जेस हो, ये सब चार्ज क्यू हो, अगर आपको एक ही रख दे चार्ज, या कुछ नेगेटिव रख दे, कुछ पॉजिटिव रख दे, कुछ तो कुछ वैल्यूज कम हो जाएंगी, ये रख दे, तो अब आपके पास क्या है आंसर? आपके पास आंसर है 1/4 एप्सिलॉन नॉट 12 इंटू Q1 Q2 अपॉन A, Q इंटू Q अपॉन A, यानी Q स्क्वायर अपॉन A। चार्जेस सेम ले लिए मैंने, फेस डायगोनल हो गया, सॉरी साइड इंटरेक्शन हो गया, साइड A ले ली क्यूब की, ये A ले ली, ठीक है, प्लस 12 इंटू Q स्क्वायर अपॉन A√2, क्योंकि क्यूब है, क्यूब माने फेस स्क्वायर होगा, ये निकालोगे ये A तो ये डायगोनल फेस डायगोनल A√2 मिलेगा, प्लस 4 इंटू Q स्क्वायर अपॉन A√3। बॉडी डायगोनल क्यूब का क्या होता है? √A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। ये आपके जो है 12 टर्म यहाँ से, 12 यहाँ से 24 और 4 यहाँ से 28, ऐसे कंबाइंड हो जाएंगे टर्म। 28 टर्म 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 28 टर्म नहीं लिखने होंगे, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन IIT एडवांस में पूछा गया है। ऊपर 4 चार्जेस पॉजिटिव थे, नीचे 4 चार्जेस नेगेटिव थे। तो जब 4 ऊपर नेगेटिव हैं, पॉजिटिव है, 4 नेगेटिव हैं, तो क्या होगा कि ये जो होगा ये 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, 8 और 4, क्योंकि 4 ऊपर पॉजिटिव 4 नेगेटिव। तो ये छत को फ्लोर से जोड़ने वाली जो साइड्स होंगी 4, इनमें एक कॉर्नर पे प्लस चार्ज आएगा, एक पे माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये वाला 4, इसमें से 4 जो होंगे माइनस, एक प्लस एक माइनस साइन के साथ रखोगे तो माइनस Q स्क्वायर अपॉन A बनेगा, ठीक है। और ऊपर के 4 साइड वाले क्योंकि सेम चार्जेस हैं, पॉजिटिव इंटरेक्शन देंगे, ये भी पॉजिटिव एनर्जी इंटरेक्शन देंगे, तो 8, ये हो जाएगा कितना? 8 Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर माइनस 4 Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो रिजल्टिंग क्या मिलेगा आपको? 4 Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर मिलेगा। तो अगर ऊपर 4 हो, ऊपर नेगेटिव हो, नीचे नेगेटिव हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने फेस पे देखना होगा, इस तरीके से आपने साइड्स पे देखना होगा। IIT एडवांस में ये क्यूब से क्वेश्चन आया है, वो आप क्वेश्चन जब लगा रहे होंगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। क्लियर बच्चों? आज के लिए इतना ही। ये एनर्जी का डिस्कशन हमारा कंटिन्यूड है। अगली क्लास में यहाँ एनर्जी का और डिस्कशन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल की एनर्जी को देख रहे होंगे। टाटा बाय बाय।